नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। साथियों, आप देखना शुरू कर रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल हसदेव कथा। साथियों, मेरा यूट्यूब चैनल बोलती तस्वीरें सुलगते सवाल को गूगल ने बंद कर दिया है। गूगल को लाल झंडे से नफरत है। फिर मैं एक नया चैनल शुरू कर रहा हूं जिसका नाम है हसदेव कथा। आप सभी साथियों का सहयोग चाहिए। आप सभी साथी लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर चैनल को आगे बढ़ाने में मेरी मदद करें। साथियों, चंपा एटक द्वारा मजदूर विरोधी, किसान विरोधी, जन विरोधी, व्यापारी विरोधी कानून के खिलाफ काला दिवस चंपा एटक द्वारा दिनांक 23 सितंबर 2024 को मनाया गया। गांधी भवन के समक्ष कॉमरेड सुधीर यादव जी के नेतृत्व में सभी मनरेगा मजदूर यूनियन, अटल ताप विद्युत कर्मचारी संघ, सारे लोगों ने इसमें साथ दिया और सभी ने इसका समर्थन किया। राष्ट्रव्यापी काला दिवस चंपा एटक द्वारा मनाया गया, जिसमें मुख्य वक्ता थे कॉमरेड श्याम बिहारी बनाफर जी एवं और भी अन्य साथी। आज हमारा देश कहाँ खड़ा है? ये राष्ट्रीय स्वयं संघ ने पूरे देश के जनमानस में इस बात को भर दिया कि तुमको राजनीति से भर से कोई मतलब नहीं। हाँ, सब करो। हाँ, हम साहू हैं, हाँ हम आदिवासी हैं, हाँ वही करो, वही काम करो बस। हम कौशिक, हम कुर्मी हैं, हम क्षत्रिय हैं, ब्राह्मण, हाँ वही काम करो बस। हम वो भाषा वाले। अरे मैं क्या बताऊं, एक हमारे साथी थे, ये नौकरी के समय की बात है, तो दोनों मैंने एक ही जात को यादव समाज से थे। तो हमने ने कहा, हमारे अध्यक्ष नारायण प्रसाद यादव, ये जरबे गांव के रहने वाले, उनकी लड़की थी। बोले कॉमरेड आपके पड़ोसी हैं तो राम गोपाल यादव जी, उनका बेटा अभी पढ़ाई कर निकला है, नौकरी में आया है, इसके लिए आप शादी के बारे में थोड़ा सा बात करिए। हम लोग एक ही महीने इसमें थे हम लोग। मैंने उनसे बात की, उन्होंने क्या जवाब दिया जानते हैं? हाँ, हम लोग कन्नौजिया यादव हैं। बोले वो झेरिया राउत हैं। मैंने जात के अंदर जात, जात के अंदर जात, बस यही करते रहो। बोला ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक आरएसएस भाजपा यही बोल रही है, तुम यही करते रहो बस। मुसलमानों को तुम बस वही करते रहो, ईसाइयों को तुम बस वही करते रहो बस। तुम वो वही गीता गाते रहो, तो कुछ नहीं, इधर मत झांकना। हाँ, ये अदानी हमारी तो बिल्कुल मत झांकने की जरूरत नहीं है, यही काम तुम्हारा। इसलिए मोटे तौर पे आप सभी साथियों से जो बुनियादी बातें हैं, जो बेसिक बातें हैं, जो आने वाला जो संकट है, और संकट क्या, इससे बड़ा और संकट, इससे बड़ा और संकट, और कैसा संकट होता है। उन्होंने अभी पार्लियामेंट, अब क्या बताए थे कॉमरेड, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया, याद होगा आप लोगों को, कि बुलडोजर जो है नहीं चलेगा भाई। जब तक माने हम लोग जो है परमिट नहीं करेंगे, कोई बुलडोजर जो है घरों में नहीं चलेगा। और आप लोगों को पता है, राजस्थान में एक नाथ द्वार एक जगह है, जयपुर से लगा हुआ है, नाथ द्वार। वो ब्राह्मण समाज के भाई मनोज सनार्थी माने ब्राह्मण समाज के लड़के 3 भाई थे लोग। अब वो लोग, सुप्रीम कोर्ट का जब फैसला आ गया कि कोई अनाधिकृत बुलडोजर नहीं चलाएगा, तो निश्चित स्वाभाविक बात है, निश्चिंत थे वो लोग। 18 तारीख को पेशी था उनका। देखिए 18 तारीख को पेशी था उनका, अभी जो गुजरा, अभी 4-5-6 दिन 8 दिन पहले। 17 तारीख की रात को उसके घर को 25 लाख रुपए वो लोग अपने कर्जा लेके घर बनवाए थे, घर को ढहा दिए 17 तारीख। माने ये कोर्ट की भी बात को नहीं मान रहे हैं लोग।
जो सुप्रीम कोर्ट जो हाई कमान हमारा होता है उसकी बात को नहीं मान रहे हैं, इसीलिए लोग सत्ता जाहिर कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश पर कि गणेश पूजा करने गए थे ना मोदी जी, यही बोलने गए थे क्या कि तुम इधर प्रस्ताव पारित करते रहो और हम अपना काम करते रहेंगे तो तुम चुपचाप सुनते रहना, यही बोलने गए थे क्या उसको? ये चल रहा है देश में, यही चल रहा है देश में। और आपका काम लेफ्ट पार्टियों का बात, लेफ्ट पार्टियों का काम पकड़ लिया राहुल गांधी ने। जाति जनगणना हिला के रख दिया है आरएसएस को, बचेगा नहीं आरएसएस इस देश में। असली कमजोरी पकड़ लिया राहुल गांधी ने कि चाहे मुझे फायदा हो राजनीतिक या नुकसान, जाति जनगणना होकर रहेगा। पता चलेगा ना भाई कि सचमुच में जिन आदिवासियों को दिया गया आरक्षण का लाभ, तो कहीं ऐसा तो थोड़ी है कि जिनको मिला उसी भर की मिलते गया उसी के घर को, बाकी आदिवासी जो है पढ़े बदनाम सब हो रहे हैं। और जिस सतनामी को मिला वो लाभ वो एक ही उसको मिला, बाकी जो पड़ोसी जो है चुपचाप बैठा हुआ है वो जस का तस है, वही 70 साल पहले वाला। ये पता चलेगा नहीं कि जनगणना होगा तो कितना पूंजी ठाकुर लोग रखे हैं, बड़े ठाकुर बांटते हैं यहाँ हिंदुस्तान में, खेत गोली वाले, पता चलेगा सबका सर्वे होगा। अब उस बात को पकड़ के फिर कह रहा हूँ, राहुल ने यही कहा है कि चाहे मुझे राजनीतिक नुकसान हो या फायदा हो, उससे मेरे को कोई मतलब नहीं है, जाति जनगणना इस सेशन में करा के रहना है हमको। सबसे बड़ी कमजोरी बन गई है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की, वो बच नहीं सकता। तभी ने उसके बाप लोगों को कहना पड़ा, याद करिए केरल में पाल घाट में मीटिंग की, आरएसएस ने क्या कहा कि जाति जनगणना होनी चाहिए। क्यों कहा? इसलिए साथियों, जो कांग्रेस दक्षिण पंथ की तरफ जा रही थी, वो मनमोहन सिंह जी हो चाहे नरसिम्हा राव साहब हो, देश को ले जा रहे थे लोग, और उसको इतना बड़ा ब्रेक लगा के राहुल ने फिर वापस कर दिया। बोले जो गरीब लोग हैं, जो वंचित समाज है, उसका पहले ये देश है। इसीलिए वो स्वीपर लोगों से, वो ऑटो वालों से, मैंने जिनका कोई लोग समझ है कौन है का ऐसे लोगों की जिंदगी में नई चेतना जगाने के लिए, नई रोशनी पैदा करने के लिए इस काम को हाथ में लिया है। जो हमारा काम था लेफ्ट पार्टी का काम था। हम लोग इंसाफ, ईमान की रोटी खाने वालों का समाज बनाने के लिए, मेहनत की रोटी खाने वालों का समाज बनाने के लिए इकट्ठा हुए हैं। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ, हमारे लिए हर एक वो साथी, हर साथी वो हमारे लिए उतना ही महत्वपूर्ण है जितना सुधीर यादव है, उतना ही वो जो पीछे बैठे वो साथी हैं। उन सबके चेतना में इस बात का हमारा उत्तरदायित्व है। ये बात जानी चाहिए कि हम सब मिलजुल करके ये व्यवस्था को, ये पूंजीवादी समाज को बदलने के लिए हम सब एक हैं, और इस पर किसी तरह का कोई दुराग्रह नहीं होना चाहिए। देखिए, कोई न कोई नेतृत्व करेगा, और उस नेतृत्व करने के वाले के साथ नाना प्रकार की देखिए परेशानी आती रहेगी। हमको क्या समझते हैं आप? हमने भी 38 साल नौकरी की वहाँ कुछ मुंडा में, तो ऐसी थोड़ी है। लेकिन एक बात मैं जरूर कहूँगा, हमने जिंदगी को जिया है साथियों, हमने जिंदगी को गुजारा नहीं भाई, साफ बात। हाँ, हमने जिंदगी को जिया है, वहाँ गुजारा नहीं भैया। वहाँ बहुत मौके थे, वहाँ भी इसके खूब, कोई कमी नहीं थी वहाँ पर। हम कहा नहीं, बिल्कुल नहीं, जो मिलता है उतना। और कितना देगा कंपनी? 50 लाख तो हमको रिटायर होता मिला, हमको 50 लाख रुपया। कौन क्या बोलेगा? क्या ये सुधीर यादव जी को कोई बहुत बड़ा शहर में और कोई नहीं है क्या? इनको कहाँ तकलीफ है? इनको बहुत लोग वहीं शहर में। तो जो जनवाद की, जनता की हिफाजत के लिए, मेहनत कशों की, ईमान की रक्षा करने के लिए जो आगे बढ़ेगा, उन साथियों से बड़ा निवेदन है
कि कोई चिंता की बात नहीं साथियों। जो मिल गया उसी को मुकद्दर समझ लिया, जो खो गया मैं उसको भुलाता चला गया, मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया। आप कितने कितने मैं उन कष्टों के बारे में क्या कहूँ जो हमारे लोग गुजार के आए हैं, उन पर वो चर्चा करना बेकार है। सवाल आज का है, सवाल अभी का है। और अभी थोड़ा सा धीरज धरिए। जो भी दगाबाजी चाहे कोई करे, वो हम नाम गाँव नहीं लेते किसी का, इशारा में अगर समझते होंगे तो समझ जाएंगे। जो भी दगाबाजी कहेगा कुछ और दिल में कुछ और रहेगा, वो बहुत जल्दी दिखता भी है। थोड़ा सब्र करके चलना है भाई, थोड़ा सब्र कर। हाँ, सब्र का फल मीठा होता है बोलते हैं ना। थोड़ा धीरज धरिए, अच्छा होगा। हमारा चापा जांजगीर जिला AITC, हमारा खास करके चापा में जो चारों जो यूनियन आपने इतना मेहनत करके बनाया है, खास करके हमारे वो साथी लोग कि जो हमको पता नहीं क्या बना के रखे हैं लोग, है ना। हमसे कुछ बनता कुछ एक साथी हम जोड़ नहीं पाए आप लोगों के लिए बनता हूँ। हम सब मिल करके अपने लाल झंडे को, उसकी वर्गीय चेतना को आगे बढ़ाएं और अपने दैनिक जीवन में इस बात को जरूर ख्याल करें कि कम से कम थोड़ा बहुत पढ़ने लिखने का जब मौका मिले तो जरूर जो है अच्छी सी चीज़ों को पढ़ने का हम लोग को जरूर प्रयास करना चाहिए। आज मैं थोड़ा सा वो देख रहा था, भागवत सावित्री, हाँ भागवत महाभारत सावित्री, भारत सावित्री जी, बासवेश्वर शरण अग्रवाल जी का लिखा हुआ। वो इसलिए मैं उसको किताब को, हमने कहा अब तो उम्र कम बची है भाई, कितने साल और हम कितने बसंत और हम कितना बसंत और चलोगे विनोद हैं, 68 साल उम्र हो गया। तो मैं सोचा कि अब ऐसी किताबें पढ़ें जो कम मैंने सार बात। तो मैं वो महाभारत भारत सावित्री करके, भारत माने भागवत का महाभारत का सार है, वो किताब को मैं देख रहा था। उसमें वेद व्यास जी कहते हैं कि पहले मैं लोगों से कहा, मैंने लोगों से मतलब कौरवों से भी कहा, पांडवों से भी कहा। आप लोगों को तो मालूम है दो हमारे जो ग्रंथ हैं, महाभारत और रामचरितमानस, मैं समझता हूँ ये दोनों ग्रंथ के बारे में ना ज़्यादा भाषण देने की जरूरत नहीं है। मोटा मोटी कहते हैं कि अगर आदमी जन्म भी ले लेता है ना, जन्म लेने के 5, 10 साल 20 साल बाद उसे पूछेंगे कुछ उसके विषय में, हाँ बोल देगा हाँ कामरेड, मैं भी थोड़ा सा भगवान राम जो बन गए थे ना, मैं जानता हूँ। मैंने जन्म लेने के पहले भी जान जाता है आदमी ये महाभारत के बारे में और रामचरितमानस के बारे में। ये दोनों ऐसे महान ग्रंथ हैं। तो मैं उसमें देख रहा था वो महाभारत के सार में वेद व्यास कौरवों को भी और पांडवों को भी कह रहे थे। मैं पहले भी बोला था कि धर्म से अर्थ भी सत्ता है, काम भी सत्यता है और मोक्ष भी सत्यता है। लेकिन मेरी बात पर किसी ने कोई गौर नहीं किया। और जब युद्ध जब खत्म हो गया, जब पांचों भाई जब जाने लगे वहां, हाँ फिर आए वेद व्यास। देखो जो हम कहते रहे कोई सुने नहीं, वैसे ही ना हम लोग सियान आदमी हैं, हमारी बात आप सुनेंगे नहीं, हमको फिर कहना पड़ेगा। देखो हम पहले बोल देते भाई आप लोगों को कि अपनी वर्गीय चेतना को ध्यान में लाइए। ईमान की रोटी खाने वाले लोग हैं आप लोग, मेहनत करके जिंदगी जीने वाले हैं आप लोग। कम से कम जो वर्ग दुश्मन है, ये नीच लोग जो राजनीतिक विहीन करना चाहते हैं देश को, RSS वही चाह रही है कि यह देश की जनता, उसको राजनीति से कोई मतलब मत रहे, कोई मतलब मत रहे। और वो अपने अंदर जो है, जो जिन पूंजीपतियों को बैठाना है जहां बैठा रही है। तो असल राजनीति का जो असल जो तत्व है, असल जो ज्ञान है, असल जो बात है, कृपया उसको गौर करिए आप लोग। और हमारा जो उत्तरदायित्व है
ये जो समाज जो व्यवस्था जो हमको बनाए हैं, इसमें जो सदस्य बनाए हैं, इसमें और भी जुड़िए और एक एक साथी के अंदर में इस भावना का प्रचार कीजिए, प्रसार कीजिए। वर्गीय चेतना का ईमान की रोटी खाने वालों के बीच में इस बात को लेकर आप जाएंगे, जरूर असर पड़ेगा। पड़ा भी है और पड़ भी रहा है। मोटे तौर पे यही हमारा कहना है। आप सभी साथियों की गुजारिश है, इस लाल झंडे की, पवित्र झंडे की हिफाजत करें और इसके जो बताए रास्ते हैं उस पर हम लोग आगे बढ़े। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी साथियों को जो मुझे मौका दिया बोलने के लिए, सबको लाल सलाम। इनकलाब जिंदाबाद, मजदूर एकता जिंदाबाद। धन्यवाद साथियों। कॉमरेड नसीम बानो को लाल सलाम। आदरणीय मंच में पधारे हमारे साथीगण, सभी कॉमरेड साथियों को लाल सलाम। लाल सलाम के साथ साथ मैं अभिनंदन करती हूँ केंद्रीय ट्रेड यूनियन के आह्वान पर आज ये एक दिवसीय विरोध प्रदर्शन का जो कार्यक्रम रखा गया है, राष्ट्रव्यापी काला दिवस के नाम से रखा गया है। आज के दिन को हम काला दिवस के नाम से घोषित करते हैं और आज ही के दिन आज से कुछ महीना पहले ही मोदी सरकार ने हमारे श्रम विरोधी फैसले को बदला है, जिसका हम विरोध करते हैं। मजदूर संहिता कोर्ट वेजेज है, दूसरा है औद्योगिक संबंध। जैसे कि हम किसी फैक्ट्री में काम करते हैं, उस फैक्ट्री में जो कानून पहले से बना हुआ था उसको उन्होंने चेंज किया है। सामाजिक सुरक्षा संहिता, किसी समाज के अंदर अगर कोई मजदूर शोषित होता है, उसके लिए जो कानून पहले से बना हुआ है, 1947 के समय से, बाबा अम्बेडकर के समय से बना हुआ है, उन्होंने उस संविधान को बदल करके अपने तरीके से नया संविधान लागू किया। व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं कार्य संहिता, ये 4 कानून को मोदी सरकार ने अपने तरीके से देश को चलाने के लिए, जिससे हमारा देश सही तरीके से तो चल भी नहीं रहा है, उन्होंने लेबर को और नीचे करने के लिए ये कानून को लागू किया है। इसका मैं पूर्ण जोर से विरोध करती हूँ। इसके लिए एक और मैं बात कहूंगी, लेबर कोड तत्काल रद्द करो। मजदूर विरोधी लेबर कोड, 4 लेबर कोड जो बना है उसको रद्द करना है और 26,000 न्यूनतम वेतन महंगाई भत्ते के साथ साथ कोनर काट प्रथा रद्द करो। निर्विचित के बाद प्रति माह 10,000 रुपया पेंशन निर्धारित करना। महंगाई पे रोक लगाओ। सरकारी साहसों का निजीकरण बंद करो। आंगनबाड़ी आशा स्कीम वर्कर को सरकारी पेंशन कर्मचारी घोषित करो। ओपीएस लागू करो। असंगठित मजदूरों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करो। देश भर में आज 23 सितंबर 2024 के दिन को मजदूर काला दिवस के रूप में मनाएंगे। संयुक्त ट्रेड यूनियन ने सरदार बागा, लादा दरवाजा, इन्होंने भी घोषणा किया था। मैं एक लाइन और बोलूंगी। उनका शासन, उनका राशन, भ्रष्टाचार का उनका पोषण, जब सब कुछ ही किया धरा उनका ही, तो क्यों नहीं जागती जनता? आंखें मूंदे देख रहे सब, अंधे अंधे खेल रहे सब, जय भगवान की बोल रहे सब, भक्ष अभक्ष सब खा लेते हैं, पी लेते हैं आंख मूंद कर। जहर कोई भी
इसी तरह कोई खाए कोई खिलाए निष्ठा, हमको बड़ी श्रद्धा और रुचि, नाम धर्म ले खा लेते हम। अब न कोई विवाद करे, व्यर्थ न कोई संवाद करे, अमर बेल सी फलती फूलती, अब यही हमारी संस्कृति है। बहुत बहुत धन्यवाद कॉमरेड, इतना बोलने और देने के लिए, मंच देने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। श्याम कुमार भट्ट जी को आमंत्रित करूंगा, वे मंच पे आए और अपने केंद्रीय ट्रेड यूनियन के आह्वान पर जिला जांजगीर चांपा से आए हुए भिन्न भिन्न संगठनों से हमारे कामरेड को मेरी ओर से क्रांतिकारी लाल सलाम। आज के विषय में 4 कृषि कानून लागू की बात है, जो किसान विरोधी है, हमारे मजदूर विरोधी है, हमारे मजदूर के हित की इसमें कोई बात नहीं है, कोई भविष्य नहीं है और हम इसका खुलकर विरोध करते हैं। हमारी मांग ही है कि जो 4 कृषि कानून लागू किया है वो रद्द हो। रद्द के साथ साथ हमें और आगे सोचने की बात है। आज केंद्र में बैठे सरकार, केंद्र की जो सरकार है वो पूरी तरीके से किसान विरोधी, मजदूर विरोधी, यही योजना ही लाती है हमेशा से। आप देखे होंगे कोरोना काल में हमारे मजदूर भाई गांव से गरीब कैसे उनका जीवन यापन हुआ होगा, आज समझ सकते हैं। क्योंकि हम सब मजदूर हैं, कितना संघर्ष करके आज यहाँ तक पहुंचे हैं हम ही जानते हैं। सरकार की क्या है, आए दिन वो तो कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप से किसान विरोधी, मजदूर विरोधी ही नीति अपनाती आ रही है। हम बहुत अरसे से देखते चले हुए आ रहे हैं और हमारी लड़ाई जंग इसी तरह से चलती आ रही है और आगे भी चलती रहेगी। मैं इतना ही कहकर अपना स्थान ग्रहण करता हूँ। सबको लाल सलाम। एटक जिला जांजगीर चांपा के अध्यक्ष कॉमरेड सुधीर यादव जी को आमंत्रित करूंगा, वे मंच पे आए और अपनी बात रखें। कॉमरेड सुधीर यादव को लाल सलाम, को लाल सलाम। कॉमरेड सुधीर यादव जी को लाल सलाम। धन्यवाद साथी। एटक यूनियन जिंदाबाद, एटक यूनियन जिंदाबाद, मजदूरों की एकता जिंदाबाद, मेहनत कशों की एकता जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। साथियों, आज एक दिवसीय धरना प्रदर्शन जिसको काला दिवस के रूप में घोषित किया गया है, आप सभी साथी आज इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए हैं। जांजगीर चांपा जिला, एटक जिला परिषद के विभिन्न जन संगठनों के आए हमारे सभी साथियों को मैं धन्यवाद दूंगा। साथ ही साथ में आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए हमारे वरिष्ठ सम्माननीय कॉमरेड बनाफर जी, कॉमरेड ज्वाला सिंह जी, इनको मैं तहे दिल से धन्यवाद दूंगा। ये हमारे
मार्गदर्शक के रूप में हैं और आज ये विषम परिस्थिति में अपनी उम्र के तकाजा को देखते हुए भी ऐसे कार्यक्रमों में अपनी उपस्थिति देते हैं। ये इस बात को दर्शाता है कि हम एकक यूनियन के साथी हैं, लाल झंडे के साथी हैं और जब तक हमारे शरीर में जान है तब तक हम इस गलत विरोध, गलत नीति के खिलाफ हर हाल में लड़ाई लड़ने के लिए तत्पर रहते हैं। ये इसका जीता जागता उदाहरण है साथियों। आज का ये जो काला दिवस जो पूरे देश भर में मनाया जा रहा है, आप सभी को जानने की आवश्यकता है साथियों। संयुक्त ट्रेड यूनियन मंच और संयुक्त किसान सभा के तत्वाधान में पूरे देश भर में आज जो श्रम विरोधी कानून बनाया गया है, उस कानून के विरोध में आज काला दिवस घोषित किया गया है साथियों। आप तमाम साथियों को ये जानकारी होनी चाहिए कि आखिर में ये श्रम कानून क्या है और इस श्रम कानून के विरोध में आज पूरे देश भर के जितने भी केंद्रीय ट्रेड यूनियन है, सिर्फ एक ट्रेड यूनियन को छोड़कर और संयुक्त किसान मोर्चा के जितने भी साथी हैं, आज इस दिन को काला दिवस के रूप में घोषित किए हैं। आप सभी को इस पे विचार करने की आवश्यकता है कि आज 23 सितंबर के दिन को काला दिवस मनाया गया है। आखिर इस दिन को काला दिवस क्यों बोला गया? ऐसी क्या घटना हुई जिसके वजह से आज के दिन को काला दिवस बोला गया है? साथियों, आज आप इस मंच में आए हैं, इस मंच के माध्यम से आपको जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि हम लोग जितने भी साथी हैं, हम लोग मेहनत कशों के वर्ग से हैं, हम लोग मेहनत करते हैं। आप सभी जानते हैं कि ये जो दुनिया है, ये जो देश है, ये सिर्फ मेहनत कशों की मेहनत से चलती है और हम मेहनत कश लोग आज जो सरकार बनाते हैं, हमारे वोट से ही सरकार बनती है और ये जो सरकार जब ये गद्दी पे बैठती है, जब ये शासन पे बैठती है, तो हम जो बहुसंख्यक जो मेहनत कश हैं, उन मेहनत कशों के खिलाफ ही कानून बनाती है। ये बड़े सोचने का विषय है साथियों। एक तरफ लोक लुभावने बातें किए जाते हैं, कानून बनाएंगे तो उसमें चिकनी चुपड़ी बातें रखी जाती है। एक तरफ से ऐसा दर्शाया जाता है कि ये कानून सिर्फ और सिर्फ मेहनत कशों के लिए कानून है, और जब उसके सच्चाई में आप जाएंगे, जब उसके तह में जाएंगे, तब पता चलता है कि धीरे धीरे परत दर परत ये जितने भी कानूनें बनती है, वो सिर्फ और सिर्फ मेहनत कशों के खिलाफ, किसानों के खिलाफ बनती है। अब आप जरा से ये भी सोचिए कि आखिर ये सरकार ऐसा कानून क्यों बनाती है, किसके फायदा के लिए बनाती है। मैं थोड़ा सा इस विषय पर प्रकाश डालना चाहूंगा साथियों कि ये कानून जो 4 श्रम संहिता की बात हो रही है, 44 कानूनें बनी थी और ये आज के कानून नहीं है साथियों। देश की आजादी के बाद में जो मेहनत कश लोग हैं, उनके संघर्ष और बलिदान के बाद ही ये कानून मिला है। और इस कानून को तो तोड़ मरोड़ कर जो बताया कि चिकनी चुपड़ी बातें कर कर कि इसको सरल किया जा रहा है, इसको आसानी से बनाया जा रहा है, इसको मेहनत कशों के फायदे के लिए बनाया जा रहा है, इस तरीके के बात करना। और वो जो तमाम संघर्ष के बाद जो कानून बने, जो 44 श्रम कानून बने थे, उस 44 श्रम कानून को 4 श्रम संहिता में तब्दील किया गया। और इस जो 4 श्रम संहिता में तब्दील किया गया है, उसके जब आप सच्चाई को जानेंगे, तब आपको पता चलेगा कि ये जो सरकार है, ये जो केंद्र की सरकार है, ये सिर्फ और सिर्फ कारपोरेट लोगों की सरकार है। ये सिर्फ और सिर्फ ऐसे लोगों को फायदा पहुंचाती है जो चंद मुट्ठी भर लोग हैं, जो ये पूरे देश को चला रहे हैं, उनके लिए सुविधा के लिए बनाई जाती है। साथियों, इस कानून के तहत वो सुविधा देना चाह रहे हैं जिस सुविधा के तहत मजदूरों का शोषण हो, मजदूरों के लिए जो सुविधाएं मिल रही थी, उन सुविधाओं में कटौती हो। जो ट्रेड यूनियन के ताकतें थी, जो ट्रेड यूनियन के तहत जो पहले कानून के तहत जो ताकत मिला था, उस ताकत को कमजोर करने के लिए बनाया गया साथियों। साथ ही साथ को आपको मालूम होगा, आज के समय में जो आउटसोर्सिंग के बातें होती है, वो आउटसोर्स प्रणाली को मजबूत करने के लिए बनाया जा रहा है। आपको मालूम होना चाहिए साथियों, जो फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं,
आज आपको समझने की आवश्यकता है। आज हमारे पेपर मिल के साथी बैठे हैं, आज हमारे मड़वा भू स्थापित के साथी बैठे हैं जो इस शोषण के शिकार हुए हैं। आपको जानकारी होनी चाहिए कि ये फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट होता क्या है। ये फिक्स टर्म एम्प्लॉयड बड़ी बड़ी शब्दों में होता है, जब आप इसका उल्लेख करेंगे तब पता चलेगा। फिक्स टर्म मतलब एक निश्चित समय के लिए। पहले की नौकरी ऐसी होती थी साथियों कि नियम 60 साल के लिए उसको परमानेंट स्थायी नौकरी मिलता था, लेकिन आज की सरकार है वो व्यवस्था बना रही है कि कुछ सालों के लिए, साल भर, 2 साल, 3 साल के लिए, उसके लिए एक निश्चित अवधि तय कर दी जाती है और उसी इतने दिन के लिए नौकरी दिया जाता है। उसका जीता जाता उदाहरण है अभी जो सेना में भर्ती हो रही है, जो सेना में तोड़ मरोड़ करके एक लोग भुगावने बातें दिए जा रही है, ये इसका ताजा उदाहरण है साथियों। एक तरीके से ऐसा बोला जाता है कि आप 3 साल 4 साल काम करिए, 25 लाख 30 लाख रुपया पाइए और उसके बाद नया बिजनेस कर लीजिए। साथियों, हम ये कहना चाह रहे हैं कि जो मेहनत कश लोग हैं, जो मजदूर लोग हैं, जो पुराने कानून से खुश हैं, उस कानून को आप इतने क्या दिलेरी दिखाना चाह रहे हैं? जिसको लेना नहीं चाहते उसको आप देना चाह रहे हैं। इसका भी एक जीता जाता उदाहरण है 3 कृषि कानून। आप सभी अच्छी तरीके से जानते हैं साथियों, जो 3 कृषि कानून इसी तरीके से लाया गया था। पूरे देश भर के जो किसान हैं वो बोल रहे हैं कि ये कानून हमारे हित में नहीं है, इस कानून को हम नहीं चाहते। लेकिन ये जो केंद्र में बैठी सरकार है वो ये बोलती है कि इस कानून को पारित होने से देश के किसान और मजबूत होंगे, देश उन्नति करेगा। और इसकी सच्चाई साथियों सिर्फ और सिर्फ ये था कि वो कॉर्पोरेट घराने के चंद लोग हैं जो रातों रात अरबपति खरबपति बन जाते हैं। इसका भी एक उदाहरण मैं आपको बताना चाहूंगा कि कोरोना काल की जो महामारी का दौर था, लोग बाग घर से निकल नहीं रहे थे, दुनिया थम गई थी, कहीं किसी को काम नहीं था। उस दौर में देश के जो चंद पूंजीपति है, उनके जो संपत्ति है वो दिन रात में तब्दील होकर कई गुना इजाफा हो गया। आप इस मंच से सोचिए साथियों, जब पूरा देश थम गया है, पूरा राष्ट्र थम गया है, कहीं पर काम नहीं चल रहा है, उस कंडीशन में किसी की संपत्ति कैसे बढ़ सकती है? उसका मात्र एक कारण है साथियों, इस तरीके का कानून बनाना। और इस तरीके से कानून बनाकर ऐसे चंद लोगों को फायदा पहुंचाना, और ये काम कर रही है हमारे देश की केंद्र की सरकार। और इस वजह से हम इस मंच के माध्यम से, राष्ट्रीय ट्रेड यूनियन के माध्यम से, इस काला दिवस के माध्यम से जो 4 श्रम संहिता लागू किए गए हैं उसको हम लोग खारिज करने का अपील करते हैं। और हम दरख्वास्त करना चाहते हैं कि जल्द से जल्द ये कानून को निरस्त किया जाए और जो पुराने कानून है, जो 44 श्रम संहिताएं हैं, वो सुचारू रूप से चालू किया जाए। साथियों, आज हमारे जांजगीर चांपा जिला में जो 5 ट्रेड यूनियन संचालित है, मैं उनके पीड़ा पर भी प्रकाश डालना चाहूंगा कि ये जो सरकार बैठी है, चाहे ये राज्य की सरकार हो या केंद्र की सरकार हो, मैं मड़वा पावर प्लांट की बात करना चाहूंगा साथियों। यही मड़वा पावर प्लांट में हमारे लोग जो जनप्रतिनिधि बनते हैं वो ये आश्वासन देते हैं कि आपके क्षेत्र का विकास होगा, आपके क्षेत्र में प्लांट खुलेगा, उद्योग खुलेगा, आपके बेरोजगार भाई बहन वहां पर काम करेंगे, आपको बच्चों को उचित शिक्षा दिया जाएगा। और इस तरीके के लोग लुभावने वादे करके उनकी जमीन को लिया जाता है। और इसका उदाहरण है हमारे मड़वा गांव के साथी, और मड़वा गांव के साथ साथ में 14 गांव के लोग, जब उसकी जमीन को अधिग्रहण किया गया तब वहां पर बात किया गया पुनर्वास नीति 2007, उसका हवाला दिया गया और वो तमाम तरीके के बातें हुई। बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि शासन के साथ में प्रशासन के प्रशासनिक अधिकारी रहते हैं, तो उनके उपस्थिति में बातें होती है। जनमानस को यह विश्वास दिलाया जाता है कि यहाँ पर जो बातें हो रही है वो 100% सत्य है करके, और इस तरीके से उनको एक सब्ज बाग दिखाया जाता है। उनको बोला जाता है कि यहाँ पे प्लांट खुलेगा तो आपके बच्चों के लिए स्कूल खुलेगा, आपके बच्चों के लिए हॉस्पिटल खुलेगा, पार्क खुलेगा, और साथ ही साथ में आपके बच्चों के लिए ITI खुलेगा, और आपके बच्चे पढ़ लिख लेंगे तब तक कि आपकी नौकरी सुरक्षित है। और इस तरीके से ऐसे वादों करके उनके जमीन को, जो उनके पूर्वजों की जमीन है, उस जमीन को अधिग्रहण किया जाता है, और वो भी साथियों औने पौने दाम पे अधिग्रहण किया जाता है। गांव के गरीब किसान वो ये सपना देखते हैं
कि जिंदगी में आज के रेट पे नौकरी मिलना संभव नहीं है, तो कम से कम इसी बहाने ये प्लांट खुलेगा तो हमारे बच्चे नौकरी करेंगे। इस वजह से अपनी जमीन को दे देते हैं। लेकिन जमीन देने के बाद जब ये प्लांट चालू होता है तब पता चलता है कि यही शासन और यही प्रशासन उस पुनर्वास नीति, वो जो कानून है, उस कानून को बदल देते हैं। और जब आप उस बात को करो, जब आप वहां तक पहुंच जाओ और अब इस बात को बोलो कि हाँ साहब आपने तो बात किया था, आपने तो कानून का हवाला दिया था, तब वहां पर एक नई बात सामने आती है। वहां पर यह बोला जाता है कि उस कानून को ही बदल दिया गया है। अब उस कानून को बदल दिया गया तो इसका क्या हाल है? तो इसके लिए आप हाई कोर्ट जाइए। मैं आप सभी तमाम साथियों को बोलना चाहूंगा, आप तमाम साथियों से पूछना चाहूंगा कि किसके ऊपर हम भरोसा करें? क्या उस प्रशासनिक अधिकारी का भरोसा करें, कि उस जन प्रतिनिधि का भरोसा करें, कि उस सरकार का भरोसा करें जो हमारी जमीनों को लेने के लिए हमारे पास आके हमारे गांव में चौपाल लगा करके हमको विश्वास दिलाए कि जो भी होगा आपके भले के लिए होगा, आपके पीढ़ी का आगे विकास होगा। लेकिन पता चलता है कि उस प्लांट के खुलने के बाद में आपने उस कानून को बदल दिया और चंद उन लोगों का जिनका पहुंच ऊपर तक है, ऐसे के बच्चों को आपने भर्ती किया और जिनकी जमीनें आज तक गई है। आज उस मड़वा पावर प्लांट को इतने साल हो गए हैं, लेकिन आज भी भू स्थापितों को नौकरी नहीं मिला है साथियों। साथ ही साथ में आपने एक और सगुफा छोड़ा कि जो सह खातेदार है जिनको नौकरी नहीं मिलेगा, उनको मनरेगा के दर से बढ़ते क्रम में उनको बेरोजगारी भत्ता मिलेगा। आज मैं बड़े दुख के साथ इस मंच के माध्यम से कहना चाहूंगा कि मड़वा के साथ में 16 गांव के जो साथी हैं, जो निवासी हैं, जिनको 5160 रुपया भत्ता मिलता था, उसको एक समय ऐसा है कि पूरी तरीके से बंद कर दिए। जब हमारी एटक यूनियन उस मड़वा प्लांट में दाखिल हुई, जब हमारी यूनियन वहां पे बनी और मजदूरों की आवाज को उठाने के लिए जब पत्राचार किए, तब कहीं जाके उस भत्ते को फिर से चालू किए। लेकिन जो 5160 था उसको 2000 चालू किए साथियों, और आज भी वो 2000 रुपया मिल रहा है। हम इस मंच के माध्यम से कहना चाहेंगे, जितने भी हमारे यहाँ मजदूर भाई आए हैं, आप इसको मैं एक उदाहरण के रूप में पेश किया हूँ। आप हर साथी के साथ ऐसी घटनाएं घट रही है, चाहे आप किसी भी यूनियन से हो, चाहे आप असंगठित क्षेत्र से हैं, असंगठित क्षेत्र के साथी हमारे ऑटो चालक भाई हैं, उनकी जिंदगी में जो जद्दोजहद है, जो परेशानियां हैं, मैं देखता हूँ। मैं पिछले 25 साल से चांपा में, जो 25 साल पहले ऑटो चला रहा था, वो आज भी ऑटो चला रहा है। उसके बच्चे उससे भी दयनीय स्थिति में जी रहे हैं। मैं पूछना चाहूंगा इस राज्य सरकार से और केंद्र सरकार से, उनकी ऐसी क्या नीति है, कि उनके क्या ऐसी योजनाएं हैं। बहुत पहले एक हमारे तरफ से मांग हुई थी, ऑटो चालक कल्याण बोर्ड का गठन किया जाए, ऑटो चालकों के परिवार वालों के लिए सरकार की तरफ से कुछ योजनाएं बनाई जाए। लेकिन आज भी दुख के साथ कहूंगा कि उस पर किसी भी प्रकार का कोई अमल नहीं हुआ। तीसरी हमारी यूनियन है मध्य भारत पेपर मिल। मैं बोलना चाहूंगा साथियों कि ये जो सरकार बैठी है, वो सरकार ऐसे प्लांट कैसे चालू कराती है, उसका भी आपको जीता ज्यादा उदाहरण बताऊंगा। ये जो बड़े पैसे वाले होते हैं, वो अपने घर से पैसे नहीं लगाते, वो जो पैसे लगाते हैं वो बैंक से मोटे रकम में फाइनेंस कराते हैं, और ऐसे लोगों को ही फाइनेंस करती है बैंक। और आपको ये भी बताऊंगा कि ये जो बैंक का पैसा फाइनेंस होता है, आप जैसे हम लोग जो मेहनत कश लोग हैं, हमारे टैक्स का पैसा है, उस टैक्स के पैसे को आप अगर लोन के लिए जाएंगे 1 लाख 1.5 लाख, आपको इतनी सारी कागज पत्तर के हवाला देंगे कि आपका लोन सैंक्शन नहीं होगा। लेकिन अगर एक उद्योगपति लगाता है 200 करोड़, 500 करोड़, 1000 करोड़, 200 करोड़, उनको सैंक्शन होता है और वो प्लांट लगती है, और वो जो उद्योगपति है उस प्लांट में मुनाफा कमाता है, और जब पूरी तरीके से मुनाफा कमा लेता है, तो जिस तरीके से गन्ने का रस निचोड़ दिया जाता है और उसका खाली चिल का बस्ता उसको फेंक देते हैं, सेम उसी प्रकार से वो उद्योगपति उस प्लांट में कमाता है। और जब जान जाता है कि अब ये घाटे की सौदा बढ़ रही है, तो उस प्लांट को ले आउट कराती है। और उसका जीता जागता उदाहरण है हमारे मध्य भारत पेपर मिल। आज हमारे मध्य भारत पेपर मिल के साथी आज इस मंच में बैठे हैं। मैं इस मंच के माध्यम से बोलना चाहूंगा कि आज उस प्लांट में वो मालिक कलकत्ता का चितलांजिया, जो आके मध्य प्रदेश था उस समय में,
उस समय में इतनी बड़ी जमीनें ली लीज में 99 साल के लिए, और यहाँ पर मध्य भारत पेपर मिल का प्लांट लगाया, भरपूर पैसा कमाया। लेकिन एक दौर ऐसा आया जब मेहनत कशों की मेहनत का पैसा देने का समय आया, वो भाग गया। और आज भी वो मेहनत कश लोग हैं जो 250-300 मजदूर हैं, वो दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, आज भी उनका पेमेंट नहीं हुआ। और आप भी सोचिए, एक मजदूर इंसान है, वो कलकत्ता में जाके उनसे क्या कर लेगा। लेकिन मैं बोलना चाहूंगा इस एटक यूनियन, इस लाल झंडे के लिए कि ये साथी हमारे एटक यूनियन में आए, हमारे लाल झंडे के बैनर तले आए, और आज उसी के बदौलत आज ये लड़ाई जारी है। और इस लड़ाई के बदौलत मैं विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि मजदूरों का हम हर हाल में अहित नहीं होने देंगे। अपने अंतिम दम तक हम इस लड़ाई को लड़ेंगे। और हमारे जो लाल झंडे के सिपाही हैं, जो हमारे यूनियन के जो मेहनत कश वर्ग के साथी हैं, उनके इंसाफ दिलाने के लिए मैं हर संभव हमारी ट्रेड यूनियन काम करेगी। और पेपर मिल के साथियों को मैं साथ ही साथ में ये विश्वास दिलाना चाहूंगा, हमारे यूनियन में भी कुछ गड़बड़ी हुई है, मैं इसको स्वीकार करूंगा इस मंच के माध्यम से। लेकिन साथियों, मैं बोलना चाहूंगा कि इस भीड़ में इक्का दुक्का ऐसे अपवाद निकल जाएंगे, लेकिन कभी भी लाल झंडे पर आप शक मत करना। कभी भी लाल झंडे पर इस तरीके की बातें नहीं है, इतिहास गवाह है। और आपके साथ इंसाफ होगा, चाहे वो डिपार्टमेंटल मामला हो, चाहे वो प्रशासनिक मामला हो। इसके लिए हम लड़ाई जारी रखे हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि इसमें हमको सफलता मिलेगी। साथ ही साथ में हमारे पास जो मनरेगा के साथी हैं, महिला साथी हैं, वो अपनी पीड़ा को व्यक्त किए हैं, उनके साथ भी है। साल में 365 दिन होते हैं, 365 दिन में मात्र 100 दिन काम मिलता है। और आपको जानकारी होगी, जब आप गांव में सर्वे कराएंगे तो वो 100 दिन भी काम नहीं होता। शोषण चरम पे है साथियों, भ्रष्टाचार चरम पे है, और उसको जब तक हम आवाज नहीं उठाएंगे तब तक ये शोषण बढ़ते जाएगा, क्योंकि सिस्टम ही करप्ट है। ऊपर में जो बैठे हैं तानाशाह, वो सिर्फ और सिर्फ मेहनत कशों का शोषण करने वाले हैं, वो कभी भी मजदूर हितैषी नहीं हो सकते। इसलिए हम ट्रेड यूनियन के साथी, एटक यूनियन के साथी हर हाल में उस गलत के खिलाफ हम आवाज उठाते हैं और उठाते ही रहेंगे। साथियों, आज के इस काला दिवस में हम सभी जितने ट्रेड यूनियन के साथी हैं, 5 संगठन के साथी हैं, इसका विरोध करते हुए, इस काला दिवस का समर्थन करते हुए जो 4 श्रम कानून बनाए हैं, श्रम संहिता बनाए हैं, उसको खारिज करने की अपील करते हैं। और देश भर के तमाम जो ट्रेड यूनियन के साथी हैं, उनको इनकलाबी धन्यवाद देते हैं कि ये जो तानाशाह सरकार है, उस तानाशाह सरकार को उसकी जो सच्चाई है उसको सामने लाया जाए। आप अभी देखें, मैं सुबह आज फेसबुक में देखा हूँ, एक सर्वे चल रहा है कि 3 कृषि कानून जिसको खारिज किया गया, वो खारिज किया गया तो क्या वो किसान हितैषी था कि सरकार हितैषी था? आज उसको खारिज होने के बाद में भी ये प्रोपोगंडा फैलाया जा रहा है कि हम कल भी ठीक थे और आज भी ठीक हैं। ये जो प्रोपोगंडा है साथियों, वो जो सब जवाब दिखाते हैं, जो घुमा फिरा के लच्छेदार बात करते हैं, उसका सच्चाई को आपको समझने की आवश्यकता है। और ये सिर्फ और सिर्फ कारपोरेट परस्त हैं, ये बात साबित होती है। मैं कहना चाहूंगा साथियों, हर राजनीतिक दल से आप जुड़े हुए हैं, लेकिन आप अपनी सच्चाई को देखिए कि जो हमको छलावा की बातें करते हैं, जो सब जवाब दिखाते हैं, और बाद में चाहे वो हमारे जनप्रतिनिधि किसी भी राजनीतिक दल से हो, जब वोट मांगने की बारी आती है वो दुनिया भर की तमाम बातें करते हैं, लेकिन जब हम अपनी समस्या को लेकर जाते हैं तो किसी न किसी प्रकार के बात करके वो अपना पल्ला झाड़ने के प्रयास करते हैं। लेकिन वो कुछ भी करे साथियों, हम ट्रेड यूनियन के साथी हैं, हम अपने हक और अधिकार के लिए लड़ना जानते हैं। जो हमारा संवैधानिक अधिकार है, उस संवैधानिक अधिकार के तहत हम अपने हक को लड़ रहे हैं, हम किसी से भीख नहीं मांग रहे हैं। हमारा जो अधिकार है वो उसको देना ही पड़ेगा। इन्हीं बातों के साथ में आज के इस काला दिवस में इस ट्रेड यूनियन के तहत ये कार्यक्रम सफल हो, ऐसे मुझे आशा है। और साथ ही साथ इस राष्ट्रव्यापी काला दिवस में 4 श्रम संहिता को रद्द करने की मैं अपील करता हूँ, मैं मांग करता हूँ।
श्रम कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो, वापस लो, श्रम संहिता वापस लो, वापस लो, वापस लो, 4 श्रम संहिता वापस लो, वापस लो। वापस लो। धन्यवाद सर। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। मेहरबानी करके एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और इस आंदोलन का समर्थन करें। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों, आपने मेरा वीडियो देखा और आपका आशीर्वाद चाहिए। एक लाइक, एक शेयर, एक सब्सक्राइब करके आप मुझे आशीष दें।